बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने पुष्पी पादपों के नर युग्मकों की बात की और आज के वीडियो में हम पुष्पी पादपों के मादा युग्मक की पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और जायांग की इकाई अंडक या कार्पल होती है। जब जायांग केवल एक अंडक से बना होता है तो उसे एकांडपी कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं तो बहुअंडपी कहलाता है। यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हों तो युक्तांडपी, और यदि आपस में न जुड़े होकर अलग अलग हों तो उसे वियुक्तांडपी स्थिति कहते हैं। जायांग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। आप यहाँ पे चित्र में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है वर्तिकाग्र जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है और नीचे का तंतुनुमा भाग वर्तिका कहलाता है और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय में अंदर की ओर कोष्ठ पाए जाते हैं और कोष्ठक के अंदर की ओर प्लेसेंटा होता है और इसी प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा भी कहते हैं, से बीजांड जुड़ा हुआ होता है। अब जान लेते हैं बीजांड क्या होता है। बीजांड एक वृंत युक्त यानी डंठल युक्त रचना होती है। बीजांड को अच्छे से समझने के लिए हम बीजांड के भागों को जानेंगे और साथ ही साथ इस चित्र को भी हम देखते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक प्रारूपी बीजांड का चित्र दिखाया हुआ है जिसमें इसके विभिन्न भागों को भी दिखाया गया है, जैसे हाइमेन, फिनिकल, यह बीजांड द्वार, अंतः आवरण, बाह्य आवरण, बीजांडकाय और भ्रूण कोश, और ये है नीचे की ओर है इसका निभागी सिरा। अब हम इसको और अच्छे से जानते हैं और इसके साथ ही साथ इसके भागों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देख लीजिए, इसका सबसे पहला भाग होता है बीजांड वृंत, जिसे हम फिनिकल भी कहते हैं। बीजांड वृंत को बीजांड का डंठल भी कहते हैं। बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और जहां पर बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है तो उसे हम नाभिका कहते हैं। हाइलम, उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। दूसरा भाग है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट इसके बाहर का आवरण होता है और जैसा कि हमें पता है निषेचन के बाद बीजांड बीज बनाता है, तो ये अध्यावरण बीज में बीज चोल का निर्माण करते हैं। मुख्यतः सामान्य रूप से 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, लेकिन लीची में 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। अगला भाग है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो छेदनुमा रचना यहाँ पे दिख रही है इसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं और इसी बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल से पराग नलिका प्रवेश करती है और बीजांडकाय के विपरीत दिशा में जो भाग होता है उसे कैलेजल सिरा या निभागी सिरा कहते हैं। अगला इसका भाग है बीजांडकाय या नुसेलस। बीजांडकाय बीजांड का केंद्रीय भाग होता है जो कि आवरणों से घिरा हुआ होता है। केंद्रीय भाग जो आवरणों से घिरा रहेगा उसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांड का सबसे मुख्य भाग होता है भ्रूण कोश, जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। यह बीजांड की मुख्य संरचना होती है। जैसे चित्र में देख लीजिए, जो ये बीच वाली मुख्य संरचना है ये है भ्रूण कोश, जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। हमने अभी बीजांड के बारे में जाना। बीजांड द्वारी क्षेत्र में एक कोशिका को डिफरेंशिएट कर देता है। ये कोशिका कैसी होती है?
इस कोशिका में बहुत ज्यादा सघन साइटोप्लाज्म होता है यानी जीव द्रव्य होता है और एक बड़ा सा केंद्रक होता है जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं के बनने को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब क्या होता है, जब ये 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं तो उनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु ही एक्टिव रहता है और ये गुरु बीजाणु बाद में मादा युग्मकोद्भिद जिसको भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं बनाता है। जब केवल एक कार्यशील गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद बनाता है तो उसे एक बीजाणु विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे चित्र देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई गई है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु चतुष्क बनाया है, टेट्राड बनाया है। इसके बाद इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, केवल एक इसमें भ्रूण कोश बनाएगी, ठीक है, जिसकी बात हम अभी ऊपर कर रहे थे। चलिए अब हम जानते हैं भ्रूण कोश क्या होता है, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। अब गुरु बीजाणु का जो एक केंद्रक होता है वह विभाजन करता है, पहले 2 कोशिकाएं बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है, ठीक है। इस प्रकार वह क्रमिक विभाजन करता है और तब तक विभाजन करता है जब तक कि वह 8 कोशिकाएं ना बना ले, ठीक है। तो इस 8 कोशिकी संरचना को ही भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश अंडाकार और बहुकोशिकी संरचना होती है। इसमें पैक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली होती है और ये नोट करने लायक बात है कि इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अब हम इनमें पाई जाने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें पाया जाता है अंड उपकरण, ठीक है। यह बीजांड द्वार की 3 कोशिकाओं का समूह होता है। अंड उपकरण में अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है जो पराग नली को दिशा निर्देश देता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये है आपका अंड उपकरण, ठीक है। ये 2 आपकी सहायक कोशिकाएं हैं और ये जो दिख रही है आपकी अंड कोशिका है। अब इसमें प्रतिव्यासांत या प्रतिमुख कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, किसमें? एम्ब्रियो सैक में। ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक इसकी विपरीत दिशा में, यानी बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत दिशा में 3 प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। ये एंजाइम, लिपिड और प्रोटीन से भरपूर होती हैं और बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने में योगदान देती हैं, ठीक है। और सबसे अंत में 2 कोशिकाएं मध्य में पाई जाती हैं, यहां पर इन्हें केंद्रीय कोशिकाएं या सेंट्रल सेल कहते हैं। ये बड़ी और द्विगुणित कोशिका होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 केंद्रक हैं इसमें, ठीक है, 2 केंद्रक हैं, इसलिए कैसी होती है? 2n। और भ्रूण कोश की एकमात्र द्विगुणित कोशिका केंद्रीय कोशिका होती है। इस तरीके से ये आपका परिपक्व भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, जो कि मादा
युग्मकोद्भिद होता है और इस मादा युग्मकोद्भिद में जो अंड है ये आपका मादा युग्मक है। ठीक है, आप इस चित्र का अभ्यास कीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो कुछ भी हमने पढ़ा आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और कल के वीडियो में हम नर और मादा युग्मकों के युग्मकों के परिवहन यानी परागण की बात करेंगे।